शुभ प्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पठन पाठन के इस दौर में हमने हमारा पाठ 1 पाठ 2 समाप्त कर लिया है। आज हम शुरुआत करते हैं पाठ 3। तो देख लेते हैं बच्चों। आज दिनांक 20/4/2020, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 3, हिमालय की बेटियां। आज का जो हमारा प्रकरण है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां जो है वो एक निबंध है। हिमालय की बेटियां अर्थात जो हिमालय से निकलती हो, जिनका जन्म हिमालय से हुआ हो, अर्थात नदियों के संदर्भ में ये निबंध है। इस निबंध के लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन बच्चे, आप छोटे हैं, आप क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ तो देख लीजिए। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून सन 1911 में बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। और ये जो सतलखा है, ये जो लेखक है उनके नानी का घर था। वो अपने गांव में नहीं पैदा हुए बल्कि अपने मामा के गांव पैदा हुए। तो फिर से देख लीजिए, इनका जन्म जो है बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में नानी के घर में हुआ था। इनका पैतृक गांव यानी इनके पिता का जो गांव था, दरभंगा जिले का तैरानी था। इनके गांव का नाम तैरानी था। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सी रचनाओं को लिखकर बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। आप लोगों के लिए बस इतना ही जरूरी बेटा। इनकी मृत्यु 5 नवंबर सन 1998 में, नागार्जुन जी की मृत्यु हो गई थी 5 नवंबर सन 1998 में। अब पाठ पे चर्चा करते हैं, तो आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, देखते हैं पाठ 3, हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि ऊपर के पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ है। देखिए, मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता है, यानी धारा में डुबकियां लगाया करता है, यानी किसी नदी का वर्णन हो सकता है। तो जी हाँ, यहाँ नदी का वर्णन है। देखिए फिर से, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक नदियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैंने नदियों को दूर से देखा था तो मुझे लगता था कि ये नदियाँ अत्यंत गंभीर, बिल्कुल शांत स्वभाव की हैं, गंभीर स्वभाव की हैं, होती हैं, अपने आप में खोई हुई लगती थी। उन्हें किसी और से कोई मतलब, वो अपने आप में ही मगन लगती थी, बिल्कुल संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत महिला यानी कुलीन महिला। कुलीन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो अच्छे घर की महिलाएं होती हैं, जो समझदार पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं। तो लेखक को नदियां वैसी प्रतीत होती हैं, सुशील कुलीन महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। बिल्कुल माँ के जैसे, बिल्कुल माँ और दादी के जैसे। मौसी और मामी मतलब बिल्कुल अपने लोगों का गोद जो सुख देता है, उसी तरह नदी की धारा में लेखक डुबकियां लगाया करता था और उसी प्रकार का सुख अनुभव करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। दूर से देखने का नज़रिया कुछ और था, परंतु जब लेखक हिमालय की यात्रा करते करते उन जगहों पे जा पहुंचा जहां से नदियां निकलती हैं, देखिए, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। बच्चों, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि नदियाँ जहाँ से निकलती हैं पहाड़ों
की चोटियों से, तो वो अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। तो पहले पहाड़ फोड़ के वो निकलती हैं, तो एकदम दुबली-पतली साँप की भाँति आकार लिए हुए, फिर जैसे-जैसे वो मैदानों की तरफ नीचे उतरती जाती हैं और उनका आकार और उनका जो पानी का जमाव है वो बढ़ता जाता है। तो लेखक बिल्कुल हैरान है उनको इस रूप में देखकर। इनका उछलना और कूदना इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हँसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक बड़ा विस्मित हो जाता है, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे! यहाँ तो पहाड़ों से अट्टहास कर रही हैं, मतलब जैसे लगता है कि ये पहाड़ों की बेटियाँ हैं, पहाड़ों के बच्चियाँ हैं ये नदियाँ, और लगातार एक-दूसरे से टकरा कर शोर करते एकदम, जो वो शांत, गंभीर, कुलीन लगती थीं, ऐसा कुछ नहीं, ये छोटे मन बड़े बच्चों की भांति लेखक को प्रतीत होती हैं। कह रहा है लेखक कि इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर, यानी पहाड़ों से उतरकर जब मैदान में ये जाती हैं तो इनका ये उल्लास, इनका यह जो चंचलता है इनकी, वो कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक एक बहुत बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, हाँ, बच्चों, एक अवस्था ऐसी होती है कि किसी भी बालक को अपने हम उम्र लड़की को देखकर एक आकर्षण होता है। तो लेखक को जितना आकर्षित करती हैं नदियाँ, कोई तरुणी भी, कोई युवती भी उतनी आकर्षित नहीं कर सकी। कोई फूल की सुंदर सी कली भी उनका ध्यान अपनी तरफ इस तरह आकर्षित नहीं कर सकी, जितना कि ये नदियाँ, जितना कि ये हिमालय की बेटियाँ, अर्थात पहाड़ों से निकलती हुई नदियाँ। ठीक है? इनकी बाल लीला देखकर उन्हें इतना सुख मिला कि मतलब दुनिया की सारे जो सुख हैं वो बेकार हैं। देखिए, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बड़ी एकदम शोर से, वेग से ये नदियाँ भागी जा रही हैं। आखिर इनका उद्देश्य क्या है? इनका लक्ष्य क्या है, जो ये बेचैन हुई भागी जा रही हैं? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक एकदम गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। कहते हैं, हिमालय जैसा पिता पाकर भी जिनकी प्यास न बुझे, वहाँ भी ये शांतिपूर्वक अपना जीवन नहीं बिता बिता पाईं, तो फिर इनकी प्यास दूसरा और कौन मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी बर्फों से ढकी हुई नंगी पहाड़ियाँ, हिमालय की एकदम ऊपरी चोटियाँ जो हैं, उनके बारे में वर्णन है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। भई पहाड़ी इलाके, तो जो पहाड़ी जगह होते हैं, हिमालय या कोई भी और भी पहाड़ी, वो बहुत ही सुंदर मनोरम लगते हैं, क्योंकि उस पे हरी-हरी घासें उगी रहती हैं। अनेक तरह के पेड़-पौधे हमेशा हरे-भरे दिखाई देते हैं। हिमालय की तो बात ही अलग है। छोटे-छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ का अर्थ है बच्चों, बंधुर का अर्थ होता है ज़मीन में गहरे धँसी हुई, आदित्यकाएँ अर्थात गुफ़ाएँ। पहाड़ में बहुत ऐसी, मतलब खाल वाली जगह भी होती हैं गुफ़ाओं की तरह, जो बहुत गहरे धँसी होती हैं। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज का अर्थ होता है हरी-भरी या हरा-भरा, उपत्यकाएँ अर्थात घाटियाँ, कि छोटे-छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, धँसी हुई गुफ़ाएँ, हरी-भरी घाटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन, और यही इन नदियों, निकेतन का अर्थ होता है गृह, घर, और यही इन नदियों का घर है। खेलते-खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ठीक है? हाँ, अब देखिए, ये जो सारे पेड़ों के नाम आए हैं, ये सारे पर्वतीय वृक्ष हैं, जो कि मैदानों में कभी दिखाई नहीं दे सकते, ये सिर्फ़ पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं।
देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर, हाँ जी, ये जब खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती हैं थोड़ा, और देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंच जाती हैं, तो शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। हाँ, तब इन्हें अपने बचपन की और भी बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ आके रुक रहे हैं, ये वो जो भी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। हाँ, बिल्कुल भई, किसी पिता की बेटियाँ अगर कहीं दूर चली जाती हैं, पिता को इसका सुध-बुध नहीं होता, तो पिता परेशान हो जाता है और एकदम सिर धुनने लगता है, तरह-तरह से प्रयास करने लगता है उन्हें वापस लाने की। तो वैसे ही लेखक का कहना है कि जब ये नदियाँ वहाँ से निकलकर बहुत दूर तक चली आती होंगी, तो हिमालय मारे दुःख के कितना सिर धुनता होगा। बड़ी-बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। पहाड़ों की बड़ी-बड़ी चोटियों से अगर पूछना है तो जाके उनका हाल कोई पूछे तो उत्तर में बसे उस विराट पर्वत के मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो बच्चों, आज के लिए हम बस इतने ही अनुच्छेदों का पठन-पाठन करेंगे। शब्द अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, शब्द अर्थ देख लेते हैं। शब्द अर्थ: संभ्रांत का अर्थ होता है शिष्ट या कुलीन। श्रद्धा का अर्थ है अपने से बड़े या विद्वान आदि के प्रति उत्पन्न होने वाला आदर भाव। बच्चों देख लेंगे, श्रद्धा का अर्थ थोड़ा ध्यान से, अपने से बड़े या विद्वान आदि के प्रति उत्पन्न होने वाला आदर भाव। भावभंगी का अर्थ होता है विभिन्न स्वरूप। उल्लास का अर्थ है खुशी। कौतूहल अर्थात जिज्ञासा। विस्मय का अर्थ होता है हैरानी। विराट प्रेम यानी अत्यधिक प्रेम। बंधुर का अर्थ होता है गहरी बंधी हुई। सरसब्ज उपत्यकाएं यानी हरी भरी घाटियां। सिर धुनना यानी पछताना। प्रवाहित यानी बहना। आदित्यकाएं का अर्थ होता है गुफाएं। प्रतिदान लौटाना। श्रेय यानी अच्छा। लोकमाता कल्याणकारी। उचट का अर्थ होता है उदास। मुदित मोह लेना। खुमारी का अर्थ होता है आलस्य। अद्भुत का अर्थ होता है विचित्र। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।